हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सारे स्टूडेंट्स को। खूब मेहनत करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। आईआईटी नीट में सेलेक्ट हुई। चलिए वापस आते हैं। हम लोगों ने अभी तक प्रोजेक्टाइल मोशन में 2 लेक्चर्स कंप्लीट किए और आज का जो लेक्चर है वो थर्ड लेक्चर है, ठीक है। और इस लेक्चर में मैं क्या करना है, तो लास्ट लेक्चर में मैंने दो न्यूमेरिकल्स आपको दिए थे करने के लिए। एक्सपेक्ट करता हूँ आपने डेफिनेटली ट्राई किए होंगे। आज उनका सॉल्यूशन दूंगा मैं सबसे पहले। दूसरी बात, थ्योरी का एक पॉइंट है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, उसके बारे में थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहता हूँ, है ना। वैसे जो स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं और रिवीजन के लिए बैठे हैं, रिवीजन के लिए मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं, उनके लिए तो बहुत समस्या नहीं है, क्योंकि उन्होंने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और काफी सिंपल है, उनको ध्यान भी होगा। फिर भी मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और उसके साथ कुछ नए क्वेश्चंस भी मैं लेकर के आया हूँ, नए न्यूमेरिकल्स भी लेकर के आया हूँ, और आप उन न्यूमेरिकल्स को ट्राई करेंगे, मैं डिस्कस करूंगा। हमें सीखना बेसिकली ये है कि जो भी कॉन्सेप्ट हमने अभी तक समझे, जो भी थ्योरी हमने अभी तक प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ी, मेरे पास पढ़ी आपने या कहीं और से आपने पढ़ी है या बुक से पढ़ी है या कैसे भी आपने तैयार किया है, तो एक बार उसको ब्रशअप करना बहुत जरूरी है। जो भी चीजें हमने पढ़ी हैं उनको अप्लाई न्यूमेरिकल में कैसे करना है, न्यूमेरिकल्स में ये सीखना बहुत जरूरी है। इसी वजह से मैं ये लेक्चर्स बना रहा हूं, ठीक है। तो आइए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी वाले पार्ट को कंप्लीट करते हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर किसी पार्टिकल को यू स्पीड से, कितनी स्पीड से, यू स्पीड से, और थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया जाए, तो इस पार्टिकल का पाथ पैराबोला हो। अच्छा, वाई एक्सिस इज वर्टिकली अपवर्ड, एक्स एक्सिस मैंने लिया हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो ये पूरा पैराबोला होगा। इधर भी पैराबोला बना सकते हैं हम लोग। इस पूरे पैराबोला की इक्वेशन आएगी। तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी, तो हम इक्वेशन निकालते कैसे हैं, तो हम x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कैलकुलेट करते हैं, y एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कैलकुलेट करते हैं, और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी या इक्वेशन ऑफ पाथ का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन x एंड y। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, अगर 3 डायमेंशनल है तो रिलेशन अमंग x, y एंड z। हम लोग 2D पढ़ रहे हैं इसलिए x, y की बात कर रहे हैं। तो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम x आ गया, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम y आ गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, x और y को इस तरह से रिलेट करते हैं एक इक्वेशन में, ताकि जो t है, जो टाइम है, वो एलिमिनेट हो जाए। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में टाइम की इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। ये काम अगर हम इसमें करते हैं उसी मेथड से जो हमने पढ़ा है, तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का, वो बनेगा y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये रिजल्ट बना, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसमें आगे लेकर के जाना चाहता हूं इसको। मैं कह रहा हूं अगर ये क्वेश्चन तो हमें याद ही है, अगर मैं इसमें एक्स टेन थीटा कॉमन ले लूं, तो जो आगे का है वो आएगा 1 माइनस एक्स अपॉन आर। आप करके देखिए, एक बार लिख के देखिए रेंज का, ये आर फॉर रेंज, आपको रेंज का फॉर्मूला पता है। मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं आप इस वाले रिजल्ट को भी ध्यान रखें, है ना। केवल ऊपर वाले रिजल्ट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को ध्यान रखने से काम नहीं चलने वाला है, आप इसको भी ध्यान रखें। कई बार इसकी रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर आर फॉर रेंज है। जब भी आप देखेंगे कि एक्स और वाई का रेंज के साथ रिलेशनशिप डेवलप हो रहा होगा किसी क्वेश्चन में, तो आप इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में। दूसरी, एक छोटा सा पॉइंट और ऐड कर रहा हूं, और मुझे विश्वास है कि ये पॉइंट आपको पहले से आ रहा होगा, फिर भी मैं चाहता हूं कि भाई क्यों छोड़ी जाए कोई बात। तो अगर ये एक्स और वाई एक्सिस है, तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप टॉप मोस्ट पॉइंट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से रिलेट करना चाहते हैं, तो जो यहाँ पर dy बाई डी एक्स है, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और अगर ये एंगल थीटा है, और अगर मैं ओरिजिन पे dy बाई डी एक्स निकाल लूँ, अगर मैं ओरिजिन पे dy बाई डी एक्स निकाल लूँ, है ना, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, tan ऑफ थीटा आएगी, वेयर थीटा इज प्रोजेक्शन एंगल। तो स्लोप की हेल्प से प्रोजेक्शन एंगल को कनेक्ट कर सकते हैं। और ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हमें पता है कि वेलोसिटी वेक्टर इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द पाथ,
ठीक है, ठीक। जहां पर ये ग्राउंड से स्ट्राइक कर रहा है पार्टिकल, जहां पर ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टर, जहां पे ग्राउंड से स्ट्राइक कर रहा है, ये एंगल भी थीटा होता है ना। और यहाँ पर अगर dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाली जाएगी तो ये आएगी -tan थीटा। स्लोप से रिलेट करो, अपने आप समझ में आएगी बात, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला ये क्वेश्चन मैंने एक दिया हुआ था आपको लास्ट क्लास में, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करेंगे, है ना। तो आइए शुरू करते हैं, इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, अ स्टोन इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम पॉइंट पी। यहाँ से स्टोन को प्रोजेक्ट किया गया है, हिट्स एंड परपेंडिकुलरली। तो इसका मतलब है ये जो स्टोन है, ये जब ऐसा पैराबोला बना के आ रहा है तो ये इसको नॉर्मली हिट कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो वेलोसिटी वेक्टर है, मान लो v है, ये वेलोसिटी वेक्टर इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। इट मींस दिस एंगल इज 90 डिग्री। ये वाला जो एंगल है ना, कितना है, 90 डिग्री। अब मुझे एक बात समझ में आ रही है कि अगर ऐसा ये कह रहा है तो मैं एक लाइन ऐसी ड्रॉ करना चाहता हूं, ये लाइन ड्रॉ करना चाहता हूं, और इसको मैंने कहा एक्स एक्सिस, और दूसरी लाइन इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाहता हूं। ये जो है वाई एक्सिस, दिस इज पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन। वाई एक्सिस को मैंने इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल ले लिया है, और एक्स एक्सिस को मैंने इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर ले लिया, ठीक है। तो कुछ इंफॉर्मेशंस हैं जो हमें थोड़ा सा सोचनी है, और वो इंफॉर्मेशन क्या है, देखो जरा ध्यान से। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर मुझे चाहिए तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो जी इस तरफ होगा, ठीक। ऑब्वियस है, मैं इसको इनिशियल ले रहा हूँ और इस पॉइंट को मैं फाइनल लेकर के बातचीत करना चाहता हूँ। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर ऐसा है, ये एंगल थीटा है 90 माइनस थीटा, ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि भाई ax की वैल्यू आपको क्या दिखाई दे रही है। तो ax की वैल्यू दिख रही है g cos थीटा। बिल्कुल सही सोचा, g cos थीटा, है ना। और प्लस है, ये माइनस नहीं, क्योंकि x मैंने इधर लिया है। और अगर मैं ay की वैल्यू आपसे पूछूं तो हो सकता है जरूरत ना पड़े ay की, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, तो ये आ जाएगा क्या, -g sin थीटा। दिख रहा है। अच्छा चलो, इतनी बात समझ में आई। तो मैं कह रहा हूँ ux बताओ कितना है, फिर ux कितना है। तो v0 है, और ये एंगल देखो थीटा है 90 माइनस, ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। तो u0 की वैल्यू आएगी v0 और साइन थीटा, ux की वैल्यू सॉरी, और जो uy है उसकी वैल्यू आ जाएगी v0 cos थीटा। पॉजिटिव है दोनों, ठीक। अच्छा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में अगर पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट की बात हो, अगर पार्टिकल के किसकी बात हो रही है, डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। डिस्प्लेसमेंट आप बता सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट कौन सा वेक्टर है, बिल्कुल ये वाला वेक्टर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना। और इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के मैं दो कंपोनेंट बना रहा हूं, एक कंपोनेंट होगा ऐसा और एक कंपोनेंट होगा ऐसा। ये डिस्प्लेसमेंट के दो कंपोनेंट है। आप बना के देख लीजिए, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, बना के देख लीजिए। ये है एक कंपोनेंट और ये है दूसरा। तो ये वाला जो कंपोनेंट है वो Sx है, और ये वाला जो है Sy। जरा सोच के बताओ, Sx और Sy में से किसको हम कैलकुलेट, जिसको हम मेजर कर पाएंगे, Sx और Sy में से हम किसे मेजर कर पाएंगे, जरा सोच के बताइए। तो ये हाइट h दी हुई है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, है ना। तो मुझे दिखाई दे रहा है Sx आई कैन मेजर, Sx इज, बोलो कितना है, h cos थीटा। Sy मैं मेजर नहीं कर पा रहा हूं, ये नापने के लिए मुझे और बहुत सारे काम करने हैं, ठीक है। तो मुझे पता लग गया, मुझे ax पता है, मुझे ux पता है, मुझे sx पता है। y में बताओ, अच्छा vy की वैल्यू बताओ क्या है। vy की वैल्यू बड़ी मजेदार है, 0। यहां पर वेलोसिटी वेक्टर ऐसा है, तो अगर वेलोसिटी वेक्टर ऐसा है तो इसका y कंपोनेंट, मतलब इसके पैरेलल, y कंपोनेंट इसके पैरेलल कितनी है वेलोसिटी, 0 है। तो vy मुझे पता है,
बस अब जो क्वांटिटीज हमें पता है इसके हिसाब से हमें गेस करना है कि हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे। जैसे जैसे मैं इक्वेशन पहली लिख रहा हूं, देखो मैं लिख रहा हूं वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टाइम ऑफ लाइट। तो वी वाई कितना 0, यू वाई कितना पता है आपको वी नॉट कॉस थीटा, प्लस ए वाई कितना है ए वाई माइनस जी साइन थीटा और कैपिटल टी। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आ जाएगी, मतलब पार्टिकल ने कितना टाइम लिया। अब क्या करें, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। अब आपको क्या पता है, देखो एस एक्स आपको पता है, तो एक्स डायरेक्शन में दूसरी इक्वेशन आप लिख दीजिए, काम खत्म है। तो दूसरी इक्वेशन कौन सी लिखूंगा मैं लिख रहा हूं एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यूज, एस एक्स की वैल्यू एच कॉस थीटा, यू एक्स की वैल्यू वी नॉट साइन थीटा, टाइम की वैल्यू कैपिटल टी नहीं रख रहा हूं, यहां से निकाल के रखना है, समझ रहे होगे आप, प्लस हाफ ए एक्स मतलब जी कॉस थीटा इंटू कैपिटल टी का, ये सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, आपको क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन से कैपिटल टी निकाल के सेकेंड इक्वेशन में आप जब रखेंगे तो सेकेंड में वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू आपकी आ जाएगी। देखो क्या पूछा है, डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, तो वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू आएगी और उसको आप सॉल्व कर देंगे तो वी नॉट की वैल्यू आ जाएगी। बोलो भाई क्लियर है, पूरी बात समझ में आ गई, पूरी बात समझ में आ गई, क्लियर है, चलो है ना, आपके लिए छोड़ रहा हूं ये, है ना, कुछ मुश्किल नहीं है। टी की वैल्यू यहाँ से निकालनी और यहाँ रख देनी, ये तो 7th 8th क्लास 10th क्लास के बच्चा कर लेगा, है ना, इसमें कोई स्पेशल बात नहीं रह गई। अब कोई बहुत अच्छे से वैल्यू रखेगा तो भी आंसर आएगा, और कोई जो है थोड़ा सा जल्दी से वैल्यू रखेगा तो भी आंसर आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्जाम, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IIT JEE एग्जाम, तो अगर आप IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये इसके बाद का प्रोसेस दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना अच्छी बात नहीं है, अपने आप से करिए, ये वैल्यूज में रखिए और सॉल्व कर दीजिए। वेरी गुड, आगे चलते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दिया था मैंने, और ये क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, एक्चुअल में उतना बड़ा नहीं है, इसमें आधा तो ये पार्ट तो आपका हिंदी में लिखा हुआ है ना, ये मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए डाल दिया कि भाई अगर कोई ऐसा है जो हिंदी मीडियम का है और उसकी बड़ी इच्छा है सीखने की, तो लैंग्वेज की वजह से उसे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, एक्चुअल में क्वेश्चन तो ऊपर ये दिया हुआ है, क्या है क्वेश्चन तो आपने ट्राई तो किया ही होगा, अगर आ गया होगा तो बहुत अच्छा है, नहीं आया होगा तो आप देखिए, मैं बता रहा हूँ। कह रहा है अ स्मॉल कैनन इज माउंटेड ऑन ए प्लेटफॉर्म व्हिच कैन बी रोटेटेड सो दैट कैनन कैन एम एट एनी पॉइंट एडजस्टेड टू द मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज जब ये कह रहा है, इसका मतलब है कि थीटा की वैल्यू 45 डिग्री सेट कर दी गई है, थीटा की वैल्यू 45 सेट कर दी गई, और इस केस में जो रेंज आएगा आर मैक्स जो आएगा, आर जो दिया हुआ है वो हो जाएगा यू स्क्वायर साइन टू थीटा 1 हो जाएगा अपॉन जी, जी को क्या लेना है, जी को जी रहने दो भाई, ये आर है। फिर क्या बोल रहा है ये देखो, सडनली अ विंड स्टॉर्म स्टार्ट्स ब्लोइंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन नॉर्मल टू AB, AB के नॉर्मल डायरेक्शन में, ठीक है, ये AB लाइन डायग्राम में दिखाई दे रही है। एज्यूम दैट द वेलोसिटी पार्टिकल इन एडिशन वेलोसिटी, यार प्रोजेक्शन वेलोसिटी के साथ साथ जो विंड स्टॉर्म है वो एक वेलोसिटी कंपोनेंट प्रोवाइड कर रहा है शेल को, और वो क्या है, √2u। इसका मतलब है पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, पार्टिकल की जो वेलोसिटी है ना, वो देखो जरा ध्यान समझना, u तो पहले से दी हुई है, ये u है, ठीक है, और इसके ऊपर एक और वेक्टर सुपर इंपोज हो रहा है, इसके ऊपर एक और वेक्टर सुपर इंपोज हो रहा है, और वो वेक्टर है √2u, और उसकी डायरेक्शन फिक्स है, किधर है उसकी डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू द
लाइन ए बी इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर है। तो मेरे दिमाग में तो ये बात आ रही, ये वाला पार्टिकल जब एयर ब्लो नहीं कर रही है तो जो पार्टिकल यहाँ पहुंच रहा है यहाँ पहुंचेगा, और जब एयर ब्लो करेगी तो ये पार्टिकल यहां से थोड़ा आगे जाएगा, यहां पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा? तो देखो टाइम ऑफ फ्लाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा विंड का। क्यों? क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट तो तुम वाई डायरेक्शन के मोशन से कैलकुलेट करोगे, तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो वही आने वाला है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट एडिशनल हो रहा है, दिस एडिशनल डिस्प्लेसमेंट विल बी सुपर इम्पोज टू द प्रीवियस डिस्प्लेसमेंट। तो प्रीवियस डिस्प्लेसमेंट इस वाले थ्रो के लिए किधर हो रहा है? वो ये है। देखो ये प्रीवियस डिस्प्लेसमेंट है। मान लो हम उस थ्रो की बात कर रहे हैं जो ए से बी की तरफ किया गया, ए की थ्रो को हम चेक कर रहे हैं, फिर बाकी के लिए गैस करेंगे। तो ए से बी की तरफ जिसको थ्रो किया गया, भाई इसका टॉप व्यू है, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। इसका टॉप व्यू देखोगे तो एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी, वही एरो मैंने यहाँ बनाया ऐसा। इस डिस्प्लेसमेंट में एक और एरो ऐड हो जाएगा ये वाला, और इस एरो की लंबाई कितनी होगी? तो ये लंबाई हो जाएगी √2u इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। क्या आप जानते हैं u/√2 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट ये तो r है। ठीक है, तो ut की जो वैल्यू है वो r√2 है। तो ये वैल्यू कितनी हो गई? 2r। इसका मतलब है जो पार्टिकल बी पे पहुंच रहा था पहले, अब वो यहां पहुंचेगा, और ये गैप 2r है। इसका मतलब है, मैं देखो अब क्या कर रहा हूं, मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं यहां पर एक लाइन खींच रहा हूं ऐसी, और ये ऐसे मिला दिया। ये पॉइंट मैं कह रहा हूं a' है, और ये पॉइंट मैं कह रहा हूं b'। a' मैंने अपने मन से नाम रख दिया, भाई मैं किसी का कुछ भी नाम रख सकता हूं। ये 2r है। अगर ये 2r है तो ध्यान से देखिए, मैं जो कहने जा रहा हूँ, थोड़ा सा डायग्राम गड़बड़ हो गया बच्चों, फिर से बना रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिए, समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसको समझने में। बहुत ही सिंपल बात है, बहुत ही सिंपल बात है। देखिए मैं कह रहा हूँ ये है r, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से r और आगे ये है 2r आगे, तो ये पॉइंट, ठीक है ना, ये पॉइंट है b' जहां पहुंचेगा ड्यू टू दिस डिस्प्लेसमेंट। अच्छा ये अगर यहाँ पहुंचेगा तो ये कहाँ पहुंचेगा? ये यहाँ पहुंचेगा। बात समझ में आ रही? कहाँ पहुंचेगा? यहाँ पहुंचेगा। तो ये कहाँ पहुंचेगा? तो इसमें जब आप 2r ऐड करेंगे तो, अरे वाह भाई वाह, इसका मतलब है नाउ आई कैन ड्रॉ अनदर सर्किल ऐसा, जिसकी रेडियस r है। अब हर पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग, जैसे b के कोरस्पॉन्डिंग ये b' है, अगर आप इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग ढूंढेंगे दूसरा पॉइंट तो वो यहाँ आएगा। अगर आप इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ दूसरा पॉइंट ढूंढेंगे तो वो यहाँ आएगा। ठीक है, तो हर किसी में राइटवर्ड डायरेक्शन का 2r लेंथ का वेक्टर ऐड करना है, तो ये एक सर्किल प्रोजेक्ट होकर के यहाँ बन जाएगा और पार्टिकल्स यहाँ पहुंचेंगे, इसका मतलब। ठीक, अब क्वेश्चन पढ़िए, निकालना क्या है। चाबी लग गई है, अब निकालना क्या है ये देखो। कह रहा है एट व्हाट लीस्ट डिस्टेंस कैन द सेल लैंड फ्रॉम पॉइंट बी। कह रहा पॉइंट बी से लीस्ट डिस्टेंस। अरे यार अब तो ये पूरी तरह से ज्योमेट्री पे आ गया। कह रहा पॉइंट बी से सबसे नजदीक इस वाले सर्कल का कौन सा पॉइंट है, यही तो पूछ रहा है भाई। इस सर्कल के ही एंड पॉइंट्स पर पार्टिकल फॉल करेंगे, तो कह रहा है कि सबसे नजदीक कौन सा पॉइंट है ना। अब भाई इसके नजदीक सबसे नजदीक कौन सा पॉइंट है ये निकालना है, ठीक है। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, सोचोगे तो आ जाए। कैसे सोचा जाए, क्या किया जाए। मतलब क्वेश्चन हमारे पास अभी क्या है, जरा सोचो, एक बार सोचो। मैं आपको अप्रोच दे रहा हूँ, आंसर भी लिख सकता हूँ सीधा सीधा। मैं आपको अप्रोच दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ देखो ये दो सर्किल, कह रहा है इस पॉइंट से इस सर्किल का इस वाले सर्किल का कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा नजदीक है। किसी पॉइंट से
दूसरे किसी सर्कल का सबसे नजदीक पॉइंट। ये तो कह रहा है, छोड़ो इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ। कहाँ आ गए हम लोग? ये कह रहा है, ये बोलता है कि किसी पॉइंट से, क्या कह रहा है? कह रहा है किसी पॉइंट से किसी सर्कल का सबसे नजदीक वाला पॉइंट पता करो। ये सेकंड सर्कल बनाया मैंने, मान लो। तो मुझे लगता है अगर मैं इस पॉइंट से इसके सेंटर को ज्वाइन कर दूं, तो ये पॉइंट ही सबसे नजदीक होगा फ्रॉम दिस पॉइंट। तो इसका मतलब क्या हुआ? अरे इसका मतलब कहानी खत्म। यहां से एक लाइन खींचो और इसके सेंटर को ज्वाइन कर दो, तो ये सबसे नजदीक वाला पॉइंट हुआ पॉइंट बी से। तो कह रहा है ये डिस्टेंस बतानी है क्या है। ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे? तो बताओ। सी, इस सेंटर से बीसी की लेंथ क्या हो जाएगी? तो बीसी की लेंथ हो जाएगी, बोलो, अंडर रूट, बीसी की लेंथ क्या हो जाएगी? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 4r², दैट इज r√5 बीसी की लेंथ। और पॉइंट का नाम अगर मैं पी रख दूं, तो बीपी की लेंथ क्या हो जाएगी? बीपी की लेंथ, तो बीपी विल बी इक्वल टू, बीपी विल बी इक्वल टू, एक सेकंड बेटा, बीपी will be equal to BC minus PC, that is r√5 minus 1। समझ में आया कुछ? तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये बहुत ही बढ़िया सवाल है और इसके सॉल्यूशन की ब्यूटी देखिए आप। और आपको तो खैर वही प्रोसेस करना है, क्या कि सबसे पहले इसको, वीडियो को पॉज करिए, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, वैल्यू निकालिए और फिर चेक करिए। ठीक है, चलो पॉज करो, सॉल्व करो, बाद में आप देखो। तो आपने ट्राई कर लिया होगा क्वेश्चन। ये एंगल मैं कह रहा हूं मान लो थीटा है और प्रोजेक्शन स्पीड मान लो u है और ये r है। और एक काम मैं करना चाहता हूं, ध्यान से देखिए। मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं इसको मैं ले लूं y एक्सिस और इसको मैं ले लूं x एक्सिस। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का यूज कर लो। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है क्या? y इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ gx² अपॉन u² cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? r कॉमा माइनस h। तो दिस कोऑर्डिनेट r कॉमा माइनस शुड सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो y की वैल्यू आ गई माइनस h, r tan थीटा को मैंने z मान लिया, मेरी मर्जी, माइनस gx² अपॉन u² और 1 प्लस z², ऐसा लिखा जा सकता है। sec² है, sec² को 1 प्लस tan² थीटा, या tan थीटा को मैंने z मान लिया है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को z में क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लो तो चीजें बहुत आसानी से हो जाएंगी। ठीक है, देखो यहाँ 2 मिस हो गया मेरा। ठीक, सबसे पहला काम करो, इसको 2u² से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 2u²h इक्वल टू 2u² rz माइनस gx² 1 प्लस z²। अब देखो इसको, मैं कह रहा हूं z में अगर कोऑर्डिनेट में z² का फैक्टर क्या आ रहा है? पॉजिटिव में z² का फैक्टर क्या आ रहा है? gx²। फिर z का फैक्टर क्या आ रहा है? माइनस 2u² r प्लस
जी एक्स स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर एच, ये कांस्टेंट वाला टर्म है, इक्वल टू 0। ये आया। अब सोचो जरा, अगर ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, इसके रूट रियल होने चाहिए ना, तभी तो आर की रियल वैल्यू आएगी, थीटा की रियल वैल्यू आएगी, सॉरी थीटा की रियल वैल्यू आनी चाहिए। तो थीटा की रियल वैल्यू आने का मतलब है इसके रूट रियल होने चाहिए। आप जरा देखो जरा, इसके रूट रियल का मतलब क्या होता है? इसके रूट रियल का मतलब है बी स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 4ac। बी स्क्वायर मतलब 4u की पावर 4 इंटू आर स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू भी चलेगा 4ac। 4a मतलब जी एक्स स्क्वायर इंटू सी मतलब जी एक्स स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर एच। एक गड़बड़ कर दी, बोलो क्या? x की वैल्यू तो r रखनी है ना मेरे को, x की जगह तो r रखना है। बोलो कोऑर्डिनेट में जब ये रख रहा था तो मैंने y कोऑर्डिनेट रखा, x क्यों नहीं रखा भाई? x भी रख दो। तो x की जगह मुझे रखना है r, x की वैल्यू क्या है? r, तो यहां लिख दो r स्क्वायर। यहां भी x की जगह क्या आएगा? x की जगह आएगा r। जब पुट कर रहे हैं तो एक साथ ही पुट करते हैं ना, बचा के क्यों रखा है। ये आ गई इक्वेशन। अब देखो इसको जरा ध्यान से देखो, इस इक्वेशन को, बस इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करो, यू आर थ्रू। तो 4 कैंसिल हो जाएगा, इधर से 4 कैंसिल हो जाएगा, एक आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इधर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। बहुत बढ़िया। क्या आ गया? u की पावर 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू जी आर स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर एच। इसका मतलब है आर स्क्वायर मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू u की पावर 4 प्लस 2u स्क्वायर एच बाई जी। तो r मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट, रेंज के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, u की पावर 4 प्लस 2u स्क्वायर एच बाई जी। तो अगर देखो इसको देखो जरा ध्यान से, अगर r हमेशा इस पर्टिकुलर वैल्यू से छोटा होगा, फॉर थीटा बीइंग रियल, r अगर इससे हमेशा छोटा ही होगा तो r की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? ये खुद है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ r इज दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ r। ये r की मैक्सिमम वैल्यू है, यही आंसर है। बात समझ में आई क्या आपको? ठीक है। So this is the last question of today's video lecture, और इसको अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा, ये मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसको ट्राई करिए। तो नेक्स्ट क्लास की बिगिनिंग में पहला क्वेश्चन यही मैं उठाऊंगा और इसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। आपको क्या करना है? अच्छे से ट्राई करना है, आंसर निकाल के रखना है और नेक्स्ट क्लास में इसको मैच करना है। ठीक है ना? अच्छा, नेक्स्ट क्लास में एक और काम मैं करने वाला हूँ, जैसा स्टूडेंट्स कह रहे हैं मुझे, जैसा बच्चे बता रहे हैं मुझे, उसके अकॉर्डिंग मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। वो ये, मैं नेक्स्ट जो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन का लेक्चर होगा, वीडियो लेक्चर होगा, वो लास्ट होगा सबसे पहली बात। दूसरी बात, उस लास्ट लेक्चर में मैं चाहूंगा कि मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करूं सबसे पहले, उसके बाद छोटे छोटे 8 to 10 क्वेश्चंस दूं आपको करने के लिए, और जिसका सॉल्यूशन मैं साथ में अपलोड कर दूं। ठीक है ना? आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, आपको क्वेश्चन भी। आपको करना कैसे? आपको करने का तरीका तो वही अडॉप्ट करना है कि जैसे ही मैं क्वेश्चन दूं, आपको वीडियो पॉज करना है, सॉल्व करना है, आंसर निकालना है, फिर वीडियो प्ले करना है, आपको सॉल्यूशन सुनाई देगा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, द सेम थिंग एंड सो ऑन। ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में ऐसा हम लोग करेंगे तो मजा आएगा काफी। ठीक है? आज का काम समाप्त होता है यहाँ पर, और प्रोजेक्टाइल मोशन के बाद कल, मतलब नेक्स्ट वाले वीडियो के बाद, हम लोग रिलेटिव मोशन स्टार्ट करने वाले हैं। और रिलेटिव मोशन में मैं महसूस करता हूँ
कि इस बार जो स्टूडेंट्स रिलेटिव मोशन पढ़ रहे थे उन्होंने डेफिनेटली रिलेटिव मोशन में सोचना शुरू तो किया, पर आखिरी मुकाम तक पहुंचने से पहले कहीं ना कहीं उन्होंने हिम्मत थोड़ी सी छोड़ दी थी। तो ये रिलेटिव मोशन को अपने इस चैप्टर को ठीक करने का आपके पास एक आखिरी मौका होगा, तो इसके वीडियोस बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा, है ना। तो स्टूडेंट्स, आप अगर इसी तरह से कॉन्टिन्यूअस न्यूमेरिकल और थ्योरी का रिवीजन चाहते हैं, है ना, तो आप मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपके पास कॉन्टिन्यूअसली नोटिफिकेशंस आते रहें और आप रोज कुछ सीखते रहें फिजिक्स में। धन्यवाद। ओके, बाय।